क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वाली जो क्लास में अपन ने बात कर रहे थे वो बालों का स्तूप युक्त प्रदेश की बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने बालों का स्तूप वाले प्रदेशों के अंदर कर जान लेते कि बालों का स्तूप किसे कहते हैं। और अपन ने एक बालों का स्तूप की बात कर ली थी जिसे बरखान बालों का स्तूप कहा जाता है। ठीक है, उसे अर्धचंद्राकार बालों का स्तूप भी कहते हैं। यहाँ तक कि अपन ने पिछले वाली क्लास में बात कर ली थी। आज अपन बात करते हैं और कौन कौन से बालों का स्तूप यहाँ पे पाए जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो, पहले बात करते हैं अनुप्रस्थ बालों का स्तूप। कौन से बालों का स्तूप? अनुप्रस्थ बालों का स्तूप। देखो, इन बालों का स्तूपों का निर्माण पवन की दिशा के समकोण पर होता है। पवन की दिशा के समकोण पे इनका क्या होता है? निर्माण होता है। देखो कैसे कि जैसे कि पवन चल रही है, इस प्रकार से पवन चल रही है, इसके समकोण कोई अवरोध आ जाता है, कोई क्या जाता है? अवरोध आ जाता है। तो पवन के साथ में जैसे कि बालू का मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, तो बालू का मिट्टी यहाँ से उड़ करके इसके साथ में पवन के साथ में जाएगी। ठीक है, जब ये पवन के साथ में जाएगी तो इसके समकोण पर कोई अवरोध आने के कारण ये जो मिट्टी है इसे टकरा कर यहाँ पर धीरे 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 क्या होती जाएगी? जमा होती जाएगी। इस प्रकार से क्या जाएगी? जमा होती जाएगी। तो जो बालू का स्तूप बनेगा अवरोध के कारण समकोण, वो बालू का स्तूप क्या कहलाएगा? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाता है। याद की बात ऐसी कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप किसे कहते हैं? कि ऐसे बालू का स्तूप जिनका निर्माण समकोण पर, पवनों की दिशा के समकोण पर होता हो, वह बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। जैसे कोई पवन चल रही है तो अपने साथ में मिट्टी लेके जाएगी, बालू का जो मिट्टी है उसको लेके जाएगी। जैसे कोई समकोण पर अवरोध आ जाता है और अवरोध आ जाने के कारण जो पवन के साथ में जाने वाली जो बालू का मिट्टी है, वो बालू का मिट्टी वहीं पर लगातार क्या होती जाती है? जमा होती जाती है। जैसे जमा होती जाएगी तो जमा होने के बाद में वो एक प्रकार से टीलानुमा बन जाता है। वो टीला क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाता है। याद की बताइए सुनो। देखो कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। कौन से? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। इन बालू का स्तूपों का निर्माण पवनों की दिशा के समांतर होता है। पवनों की दिशा क्या होता है? समांतर। जैसे कि पवन चल रही है, ये बालू का स्तूप नहीं, ये आगे चल रही है, ये बालू का स्तूप नहीं, ये आगे चल रही है, इस प्रकार बालू का स्तूप बनता जाएगा। तो ये क्या होता है कि पवन के समानांतर जो बनने वाले जो बालू का स्तूप है, इनको हम क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहा जाता है। देखो, इन बालू का स्तूपों को रैखिक बालू का स्तूप भी कहते हैं। इन बालू का स्तूप क्या कहते हैं? रैखिक बालू का स्तूप कहते हैं। क्यों कहते हैं रैखिक बालू का स्तूप? क्योंकि जैसे कि जो है समांतर बनते हैं, जैसे कि एक ये बन गया, फिर आगे बन गया, फिर आगे बन गया, फिर आगे बन गया। इस प्रकार से एक रेखा में ये बालू का स्तूप क्या होते जाते हैं? बनते जाते हैं। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? रैखिक बालू का स्तूप भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये जो बालू का स्तूप होता है, इनका निर्माण होता कहाँ पे? जो नदियां होती है, नदी बेसिन होती है, नदियां जो होती है उनके किनारों पर इन बालू का स्तूप का क्या होता है? निर्माण। और इनकी जो आकृति होती है वो किसके समान होती है? शीप के समान होती है। और जिसमें मोती निकलता ना, वो वाला शीप इस प्रकार से खुलता है। ठीक है ना? वो जो शीप होता है उसकी आकृति आपने देखा होगा, इस प्रकार से होती है शीप। ठीक है, ये जो शीप होती है इसकी आकृति के समान ही होता है और इसलिए इसे शीप बालू का स्तूप भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जैसलमेर में और बीकानेर में। कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर व बीकानेर में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप। देखो, पैराबोलिक बालू का स्तूप किसे कहते हैं? इन स्तूपों का निर्माण मैदानी भागों में जो छोटी छोटी वनस्पतियां होती हैं,
छोटी छोटी जो वनस्पति होती है उनके बीच में होता है। इन बालू का स्तूपों का निर्माण जो होता है वो मैदानी भागों में छोटी छोटी जो वनस्पति होती है उनके कहाँ पे होता है, बीच में होता है। इन बालू का स्तूपों का जो निर्माण होता है वो हेयर पिन की आकृति में होता है। हेयर पिन समझे, बालों में लगाने वाली पिन, तिलक, ठीक है, किसके समान होता है, हेयर पिन के समान होता है। और बात करते हैं इन स्तूपों का, इन स्तूपों को अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं। आधे चांद के समान, इसके समान, आधे चांदी के इस प्रकार से हेयर पिन ऐसी आती है, ठीक है। अर्धचंद्राकार क्या होता है, इनकी आकृति होती है, इसीलिए इसे अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहा जाता है। कौन से बालू का स्तूपों को, पैराबोलिक बालू का स्तूपों को अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप या हेयर पिन आकार के बालू का स्तूप भी कहा जाता है। देखो इनका क्षेत्र की बात करते हैं तो लगभग संपूर्ण जो मरुस्थलीय भूभाग है उस भूभाग में मुख्य रूप से जो अपने अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप पाए जाते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं तारानुमा बालू का स्तूप। कौन सा बालू का स्तूप, तारानुमा बालू का स्तूप। देखो वो बालू का स्तूप जिनकी आकृति तारे के समान होती हो वो बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, तारानुमा बालू का स्तूप कहलाते हैं। और इनकी जो बनावट होती है वो जो अनियमित जो हवाएं चलती हैं उन हवाओं के कारण मिट्टी का लगातार कटाव होता जाता है और कटाव होने के कारण उनकी आकृति तारे के अनुसार हो जाती है। किसके अनुसार हो जाती है, तारे के अनुसार हो जाती है। इस प्रकार से, जैसे कि ये इस प्रकार से जमा हो गए, इस प्रकार से जमा हो गए, इस प्रकार से जमा हो गए, इस प्रकार से क्या हो गए, जमा हो गए। मिट्टी जो होती है इस प्रकार से जमा होती जाती है, इस प्रकार से इन स्तूपों का निर्माण होता जाता है। तो वो जो स्तूप कहलाते हैं दिखने में किसके समान दिखाई देते हैं, तारे के समान दिखाई देते हैं। तो ये तारे नुमा जो आकृति हमें दिखाई देती है बालू का स्तूपों की, यही बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, तारानुमा बालू का स्तूप कहलाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, देखो ये जैसलमेर में पाए जाते हैं, सूरतगढ़ में पाए जाते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, बीकानेर में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं हम सब्र काफिज बालू का स्तूप। सब्र काफिज बालू का स्तूप, जो सब्र काफिज जो बालू का स्तूप पाया जाता है, ये जो बालू का स्तूप है, ये जो छोटी छोटी झाड़ियां होती है, छोटी छोटी जो झाड़ियां होती है, इन झाड़ियों के जैसे कि कोई पवन चल रही है अपने साथ में बालू का मिट्टी लेके आ रही है, तो यहाँ पे इन झाड़ियों के बीच में रुकावट अवरोध होने के कारण यहाँ पर छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, बालू का स्तूप बन जाते हैं। और झाड़ियों के कारण जो बालू का स्तूप बने हैं, इसी कारण को क्या कहते हैं, सब्र काफिज बालू का स्तूप भी कहा जाता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर और बीकानेर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर व बीकानेर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इन स्तूपों को नेबखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, नेबखा भी कहा जाता है। सब्र काफिज जो बालू का स्तूप है इनको नेबखा बालू का स्तूप भी कहते हैं। यहाँ तक क्या चीज समझ, देखो अपन ने बात कर ली बरखान बालू का स्तूप की बात कर ली, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की बात कर ली। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का जो निर्माण होता है वो पवन की दिशा के समकोण होता है, इस प्रकार से का अवरोध आ जाता है, मिट्टी जमा होती जाती है। ये जो बनते हैं कौन से बालू का स्तूप हो जाते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अनुधेरी बालू का स्तूप, ये जो पवन के समानांतर बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं वो कौन से होते हैं, अनुधेरी बालू का स्तूप होते हैं। इनको रेखिक बालू का स्तूप भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी के अनुसार बनते हैं, एक रेखा के अंदर क्या होते हैं, बनते रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, रेखिक बालू का स्तूप भी कहते हैं। इनका निर्माण जो होता है नदी बेसिन में, नदियों के किनारों पे होता है। इनकी आकृति जो होती है, जो शीप होती है, इसमें मोती जो मोती कसी करते हैं उसमें जो शीप आते हैं, उन शीप की आकृति के अनुसार इनकी आकृति पाई जाती है। तो इनको हम शीप बालू का स्तूप भी कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर और बीकानेर में पाए जाते हैं। फिर अपन ने बात की पैराबोलिक बालू का स्तूप की। इन स्तूपों का निर्माण मैदानी भागों में छोटी छोटी जो वनस्पति होती है उन वनस्पतियों के बीच में होता है। आगे बात करते हैं इनकी आकृति किस समान होती है, हेयर पिन के समान होती है। हेयर पिन किसके समान होता है, आदि चंद्रमा के समान होता है, इसलिए इसे कौन से कहते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, संपूर्ण मरुस्थल में लगभग पाए जाते हैं। तारानुमा बालू का स्तूप, ऐसे बालू का स्तूप
जो अनियमित हवा चलने के कारण जिनकी आकृति किसके समान पाई जाती है, तारे के समान पाई जाती है, वो बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, तारेनुमा बालू का स्तूप कहलाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर, सूरजगढ़ व बीकानेर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सब्रकाफिज बालू का स्तूप, छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती है रेगिस्तान में, उन झाड़ियों के मध्य से जब पवन चलती है तो बालू का मिट्टी लगातार जमा होती रहती है, जिनसे जो बालू का स्तूप बनते हैं उन बालू का स्तूप को क्या कहते हैं, सब्रकाफिज बालू का स्तूप कहते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, नेब का भी कहा जाता है। कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर व बीकानेर में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आए समझ में। एक बार इसे उतारो, फिर आगे बात करते हैं हम बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की। देखो, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बालू का मिट्टी या बालू का जो स्तूप नहीं पाए जाते हो, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है। बात करते हैं इसका जो विस्तार भी पाया जाता है, सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है जैसलमेर। कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का सर्वाधिक क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। और ये जो क्षेत्र है ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के 41.50% भूभाग फैला हुआ है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात कर रहे हैं, किसकी, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। मतलब अपन ने मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा था, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को अपन ने 100% माना, और 100% में से कितने परसेंट भूभाग पर, 41.50% जो भूभाग है, यहाँ पे तो कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश क्षेत्र पाया जाता है। और बचा 48.50%, 48.50% जो परसेंटेज अपने पास क्षेत्र है, ये कौन सा है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। 48.50% जो क्षेत्र है वो कौन सा अपने पास में, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो है वो कितना है, 41.50% है। किसका, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का। ये किसका है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का क्या है, ये भाग। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस क्षेत्र में जीवाश्म पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में जो पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, खनिज, जीवाश्म खनिज में अभी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और जैसलमेर का राष्ट्रीय मरु उद्यान में, जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में आक्कलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। कौन सा पार्क स्थित है, आक्कलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। और इस आक्कलवुड फॉसिल पार्क के अंतर्गत जितने भी जुरासिक काल की जो अपने को वनस्पति मिली थी, और इसके अलावा वहाँ पे जो भी अपने को तैतीय सागर के अवशेष संबंधित जो वस्तुएं मिली थी, उन अवशेषों को यहाँ पे क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इस प्रदेश में निम्न प्रकार की क्या पाई जाती है, स्थलाकृतियां पाई जाती है। बात करते हैं पहले हमवादा की। यह एक पथरीला क्षेत्र है, इसी पथरीला मरुस्थल भी कहते हैं। इसी पथरीले मरुस्थल को किस नाम जाना जाता है, हमवादा के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है, हमवादा के नाम से जाना जाता है। इसकी जो आकृति पाई जाती है कैसे पाई जाती है, त्रिभुजाकार पाई जाती है, ट्रायंगल के रूप में पाया जाता है। त्रिभुजाकार की आकृति इसकी पाई जाती है। कहाँ पे मुख्य रूप से, जैसलमेर, बाड़मेर, फिलहाल पोखरण तक इसका क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं रे किसे कहते हैं। बालू का मिट्टी में जब छोटे पत्थर के टुकड़े मिश्रित हो जाते हैं, उससे भूभाग को मिश्रित मरुस्थल या रे के नाम से जाना जाता है। और ये जो पाया जाता है, ये हमवादा के चारों ओर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हमवादा के चारों ओर मुख्य रूप से ये पाया जाता है। लाटी सीरीज किसे कहते हैं, ये भूमिगत जल पट्टी है। लाटी सीरीज क्या है, एक है भूमिगत जल पट्टी है, जो जैसलमेर से पोखरण होते हुए हनुमानगढ़ तक, मोहनगढ़ तक स्थित है। जैसलमेर से पोखरण होते हुए मोहनगढ़ तक ये मुख्य रूप से क्या होती है, पाई जाती है। इसकी जो क्षेत्र की बात करते हैं तो 80 किलोमीटर लंबा, 60 किलोमीटर चौड़ा इसमें क्या पाया जाता है, क्षेत्र पाया जाता है। किसका, लाटी सीरीज। यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य जो घास होती है वो क्या होती है, श्यामल घास। और ये श्यामल घास पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है। जब ये श्यामल घास जो होती है ये कहाँ पे पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है। जब श्यामल घास को काटूंगा सूख जाती है, इसी को लीलोण के नाम से जाना जाता है। क्लियर, आगे बात करते हैं बटाड़ो का कुआं।
ये बालोतरा में स्थित है। इसे रेगिस्तान का जलमहल की संज्ञा दी जाती है। बटांडू का जो कुआ है ये बालोतरा में है और इसे किसकी संज्ञा दी जाती है? जलमहल की संज्ञा दी जाती है। एक बार इसको वापस समझ लो आप, हम्मादा, रेग और इर्ग जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश का भूभाग है इर्ग, और ये दो भूभाग है हम्मादा व रेग, हम्मादा व रेग। ठीक है, इसकी एक बार अपन बात करें। जैसे कि ट्रायंगल के रूप में मैंने आपको बताया कि ये जो पाया जाता है किस रूप में पाया जाता है? ट्रायंगल के रूप में पाया जाता है। ये तो हम्मादा, ये क्या है? ये पथरीला भूभाग है। कैसा भूभाग है कि पथरीला भूभाग। अगर बात करते हैं हम्मादा की, तो हम्मादा के पवनों के घर्षण के कारण, अपर्दन के कारण इसके छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो टूट करके ऊपर की जो परपट्टी होती है वो परपट्टी टूट करके और इसके आसपास वाले क्षेत्र में क्या जाती है? फैल जाती है। इसके आसपास वाले क्षेत्र में क्या जाती है? फैल जाती है। ऐसे अब कुछ भूभाग तो पहले यहाँ मिट्टी थी, बालू का मिट्टी थी, उसी में क्या मिल गए? पत्थर के टुकड़े मिल गए, तो पत्थर के टुकड़े व बालू का मिट्टी दोनों मिश्रित हो जाती है। बालू का मिट्टी और पत्थर के टुकड़े दोनों क्या हो जाते हैं? मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। तो हम्मादा के चारों ओर जो मिश्रित क्षेत्र पाया जाता है इसी को कहा जाता है मिश्रित मरुस्थल। और इसी को किसकी संज्ञा दी जाती है? रेग की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? रेग। इस मिश्रित मरुस्थल के बाद में जो पाया जाता है बालू का युक्त बड़ा क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पे किसी प्रकार के कोई भी दूसरे अवशेष नहीं पाए जाते हैं, बालू का मिट्टी पाई जाती है, वो जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? इर्ग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? इर्ग कहलाता है। तो हम्मादा, रेग व इर्ग की अपन ने क्या कर ली? बातें कर ली। ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। हम्मादा किसे कहते हैं? पथरीला मरुस्थल। रेग किसे कहते हैं? हम्मादा के चारों छोटे छोटे टुकड़े टूट करके फैल जाते हैं, मिश्रित रूप में वहाँ पे हो जाते हैं बालू का मिट्टी में, तो वही मिश्रित जो क्षेत्र वो मिश्रित मरुस्थल कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? रेग कहते हैं। मिश्रित मरुस्थल के बाद में विशाल बालू का मिट्टी पाई जाती है, उसी बालू का मिट्टी के जो मैदान है उसको क्या कहते हैं? इर्ग के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ तक क्या होगा अपनी क्लियर बात? ठीक है, उतारो से फिर आगे चलते हैं। चलो आगे बात करते हैं अपन अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। देखो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश अपन इसको दो भागों में बांटा। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत बांटा। जो 25 सेंटीमीटर से वर्षा रेखा होती है वह थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। अपन ने ये जानकारी ले ली थी कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अगर बात करते हैं हम अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की, तो देखो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को अपने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। देखो कौन? घग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्चभूमि और लोनी प्रदेश। इस लोनी प्रदेश को एक गोडवाड़ प्रदेश भी बोलते हैं। कौन सा प्रदेश बोलते हैं? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट में होगा घग्गर प्रदेश, सेकंड हो गया अपने शेखावाटी प्रदेश, फिर होगा नागौरी उच्चभूमि, फिर होगा कौन सा? लोनी प्रदेश। इसके अंतर्गत आ जाते हैं। देखो अब ये देखो यहाँ से लेकर के इस प्रकार से आ रहा है, ये ऐसे घूम के आ रही है, तो ये जो रेखा है ये रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा। कौन सी है? 25 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा। इसके इधर तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है और इसका अपन ने 4 भागों में बांट लिया और इधर जो हो जाएगी कौन सी जाएगी? अरावली पर्वतमाला हो जाएगी। ये वाली जो भूभाग है कौन सी जाएगी? अरावली पर्वतमाला हो जाएगी। ये क्षेत्र अरावली के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे स्थिति है? अरावली के पश्चिम में स्थित है। और जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है ये आंतरिक प्रवाह वाला क्षेत्र है। यहाँ पे जो नदियाँ पाई जाती है कौन सी पाई जाती है? आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पाई जाती है। और मुख्य रूप से यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो पाई जाती है कटली झाड़ियाँ। कौन सी पाई जाती है? कटली झाड़ियाँ के रूप में यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है। अब आज अपन बात कर लेते हैं एक एक की पहले बात करते हैं घग्गर प्रदेश की। किसकी बात कर लेते हैं? घग्गर प्रदेश। देखो घग्गर प्रदेश किसे कहेंगे? कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे घग्गर नदी जो बहती हो वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? घग्गर क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, क्या विशेषता देखो इसकी? ये घग्गर नदी क्षेत्र में पाया जाता है।
ये क्षेत्र पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? घग्गर नदी क्षेत्र में पाया जाता है। और घग्गर नदी का जो पाट है, पेंदा है, उसे हनुमानगढ़ में किस नाम से जानते हैं? नाली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नाली के नाम से जाना जाता है। उसके जो पाट पेंदा उसको किस नाम जानते हैं? नाली के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से नाली जो बहती है उसी प्रकार से ये वहाँ पे बहती है। गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों में इस नदी के जो क्षेत्र है इसको बग्गी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बग्गी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी। ये जो क्षेत्र है घग्गर प्रदेश क्षेत्र कहाँ पे लगा? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और एक नया जिला है अनूपगढ़। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में ये मुख्य रूप से क्या है? फैला हुआ है। देखो आगे, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये जो क्षेत्र है ये कौन सी दृष्टि से महत्वपूर्ण है? ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं? रंगमहल, कालीबंगा और पीलीबंगा के यहाँ पे क्या मिले हैं? पुरातात्विक अवशेष मिले। ये अपने घग्गर प्रदेश क्या है? विशेषता। आगे बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट शेखावाटी प्रदेश। इसकी बात करते हैं, शेखावाटी प्रदेश की बात करते हैं। देखो शेखावाटी प्रदेश जो है इसे शेखावाटी प्रदेश इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो पहले राजपूत जो शासक था उस शेखावत राजपूत वंश का शासक था। इसी कारण उस शेखावत के कारण इसको क्या कहा गया? शेखावाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेखावाटी भी कहा जाता है। और इसे बांगर प्रदेश भी कहते हैं। इसे कौन सा प्रदेश कहते हैं? बांगर प्रदेश भी कहते हैं। बांगर प्रदेश किसे कहते हैं कि जो ये क्षेत्र है इसे की मिट्टी के नीचे चूना पत्थर पाया जाता है। यहाँ पे जो नदी होती है वह ऊपर न दिक्कत के नीचे उस चूना पत्थर की जो सतह होती है वहाँ पे आंतरिक रूप से बहती रहती है। किस रूप से बहती रहती है? आंतरिक रूप से बहती रहती है। इसीलिए इस क्षेत्र को वो आंतरिक जो क्षेत्र होता है उसी को किस नाम जानते हैं? बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चूना पत्थर की जो मिट्टी होती है उसके अपने बालुका मिट्टी के नीचे चूना पत्थर की परत पाई जाती है। उस परत के वहाँ पे जो जल होता है वो जल आंतरिक रूप से बहता रहता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? उस क्षेत्र को बांगर प्रदेश की संज्ञा भी दी जाती है। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। आगे बात करते हैं। शेखावाटी प्रदेश आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। मैंने आपको कहा था कि बांगर प्रदेश कहा जाता है। आंतरिक जल प्रवाह किसे कहते हैं मैंने आपको समझा दिया है कि जो चूना पत्थर युक्त जो सतह होती है उस चूना पत्थर युक्त सतह के अंदर जो नदी जो रहती है वो प्रवाहित होता रहता है। ऊपर बालुका मिट्टी पे नहीं दिखाई देता है, अंदर के अंदर बहती रहती है। वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। और उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? बांगर की संज्ञा दी जाती है। शेखावत राजपूतों का शासन होने के कारण से शेखावटी कहा जाता है। इसे किस कौन से प्रदेश के नाम से जाना जाता है? बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है भाई वो है कांतले नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी है। दूसरी खंडेला नदी भी यहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती है। कौन सी नदी पाई जाती है? एक और खंडेला भी पाई जाती है। खंडेला, ठीक है। यहाँ की जो मुख्य नदी है वो है कांतली नदी। और इसके कांतली नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है इसको तोरावाटी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? इसे तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है कि चीज? आगे बात करते हैं। इस क्षेत्र में घास के मैदान पाए जाते हैं। उस घास के मैदान मतलब पशु जो चारागाह पाए जाते हैं। इन पशु चारागाहों को क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। देखो बीड़ का नाम आ रहा है, बीहड़ नहीं, बीड़। शेखावाटी क्षेत्र में जो चारागाह पाए जाते हैं वो कहलाते हैं बीड़। और चंबल नदी के अंदर जो पाए जाते हैं वो कहलाते हैं बीहड़। चंबल नदी में जो जंगल का जो भूभाग पाया जाता है वो तो क्या कहलाता है? बीहड़ कहलाता है। लेकिन जो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो पशु चराने का जो मैदान होता है, घास का जो मैदान होता है उसे किस नाम जानते हैं? बीड़ के नाम जानते हैं। हम निकले रास्ता का मैंने बीड़ में जरिए, बीड़ में जरिए आपको मतलब ये है कि ये बीड़ है। समझ गए चीज को? तो वो बीड़ कहलाता है। ये बीड़ है, बीहड़ अलग है और ये बीड़ है। बीड़ तो शेखावाटी प्रदेश में है और बीहड़ कहाँ पाए जाते हैं? चंबल नदी में। ठीक है, आगे बात करते हैं। चंबल नदी के जो प्रवाह क्षेत्र वहाँ पे बीहड़ पाए जाते हैं और ये पाए जाते हैं बीड़ जो शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, बीड़ जरे वो वाले बीड़ है ना। हाँ, आगे बात करो। इस प्रदेश में अनेक खारे पानी की झीलें हैं जैसे सुजानगढ़ झील, तालछापड़ झील, परिहारा झील व नागद झील मुख्य रूप से यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ जल प्राप्ति के लिए कुएं बनाए जाते हैं।
और वो कुएं दो प्रकार के बनाए जाते हैं। पक्का जो कुआं होता है और एक कच्चा कुआं होता है, ठीक है। कुएं जो बनाए जाते हैं दो प्रकार के बनाए जाते हैं। इन कुओं को यहाँ पे जोहड़ या फिर नाड़ा के नाम से जाना जाता है। जोहड़ या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। पक्के कुएं जोहड़, कच्चा कुआं नाड़ा, नहीं वो पे नाड़ा जा रही हूँ मतलब, ठीक है, वो नाड़ा मतलब कुआं, कच्चा कुआं को वहां पे क्या कहते हैं, नाड़ा कहते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना और डीडोना कुचामन में ये क्षेत्र मुख्य रूप से पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, डीडोना कुचामन में मुख्य रूप से पाया जाता है। मतलब शेखावाटी प्रदेश, इसकी एक और विशेषता है कि यहाँ पर प्राचीन काल की क्या पाई जाती है, हवेलियां पाई जाती है, जो अपनी कलात्मकता के कारण विश्व प्रसिद्ध में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की जो कलाकृति है हवेलियों की, वो हवेली कलाकृति के रूप में भी ये शेखावाटी प्रदेश मुख्य रूप से जाना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में जो होते हैं छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं पानी को संचय करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, जिसे सर कहा जाता है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, सर के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं, वो सर जो है उनको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे मानासर, सालासर, कानासर, जसोसर, ठीक है ना। मानासर, सालासर, कानासर, जसोसर क्या है, ये छोटे छोटे तालाब जिनको वहां पे किस नाम जानते हैं, सर के नाम से जाना जाता है शेखावाटी प्रदेश। आगे बात करते हैं, इस क्षेत्र में जो नीमका थाना है, इस नीमके थाने में ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं। कौन से अवशेष पाए जाते हैं, ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं, जैसे गणेश्वर ताम्रकालीन सभ्यता, टपकेश्वर सभ्यता, प्राचीन कालीन या पुरातात्विक सभ्यता यहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती है। चलिए यहाँ तक चीज, ठीक है। ये अपन ने बात की घग्गर प्रदेश और शेखावाटी प्रदेश की। घग्गर प्रदेश में अपन ने घग्गर नदी के बारे में देखा कि घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हम घग्गर प्रदेश के नाम जानते हैं। ये हनुमानगढ़ में इसके जो पार्ट है उसको नाली कहते हैं। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में इसके प्रवाह क्षेत्र को बग्गी के नाम से जाना जाता है। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे काली गंगा, पीली गंगा व रंगमान मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आगे अपन ने शेखावट की बात की, आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र पाया जाता है। शेखावत राजपूतों का राज था, इसलिए शेखावट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इसे बांगर क्षेत्र भी कहते हैं। बांगर क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, बांगर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। फिर अपन ने बात की कि यहाँ की जो मुख्य नदी है कांतली नदी है। कांतली नदी के जो प्रवाह क्षेत्र उसको किस नाम जानते हैं, तोरावाटी के नाम से जानते हैं। यहाँ की जो दूसरी नदी वो खंडेला नदी, ठीक है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे पशु चराने के लिए जो चारागाह पाए जाते हैं, उन चारागाह को बीहड़ के नाम से जानते हैं। बीहड़ अलग है और चंबल नदी में पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, बीहड़ अलग है, चंबल नदी में पाए जाते हैं। बीहड़ जो है वो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पे खारे पानी की झीलें हैं, सुजानगढ़, तालछापर, परिहार, नावा आदि यहाँ पे मुख्य रूप से खारे पानी की झीलें पाई जाती है। यहाँ पे जो जल प्राप्ति के लिए जो कुएं बनाए जाते हैं उनको जोहड़ या नाड़ा भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे छोटे छोटे तालाब पाए जाते हैं जिसको सर कहा जाता है, जैसे सालासर, मानासर, कानासर, जसोसर, ठीक है। यहाँ पर प्राचीन ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जैसे कि गणेश सभ्यता, टपकेश्वर सभ्यता। और ये जो क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, विश्व में अपनी हवेली की कलात्मकता के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध है। क्लियर। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे नागौर युद्धभूमि व लूनी प्रदेश। क्लियर यहाँ तक चीज। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।